अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की इस जंग में अगर किसी को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है तो वो है संयुक्त अरब अमीरात, और उसमें भी एक शहर है जिसे सपनों का शहर कहते हैं, दुबई। ईरान की मार से दुबई बेजार है, दुबई का सारा कारोबार धंधा पानी सब रुक गया है। लेकिन सवाल ये है कि दुबई को बर्बाद करके या दुबई पर अटैक करके दुबई को मुसीबत में डाल के ईरान को क्या हासिल होने वाला है, और इसकी वजह क्या है कि ईरान अपना बदला अमेरिका और इजराइल से ज़्यादा दुबई से ले रहा है। क्या उसकी तरक्की से जलन है या फिर इसके पीछे बात कुछ और है? आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जिसे दुनिया का सबसे सेफ सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है, जहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, कितना भी आप कमाएं 1 रुपया आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उस शहर का नाम है दुबई। दरअसल दुबई एक देश है जो तमाम राज्यों के साथ 7 राज्यों एमिरेट्स के साथ मिलकर बना यूएई है, उसका नाम है दुबई। और उसका सबसे डेवलप्ड, सबसे बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश का बेहतर माहौल का शहर है दुबई। हर कोई दुबई को लेकर बड़ा आकर्षित रहता है क्योंकि शहर ही ऐसा है, एकदम सपनों वाला शहर है। जैसे शहर की कल्पना आप अपने अरमानों में करते हैं, सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए, दुबई एक परफेक्ट उदाहरण है इस पूरे रीजन में, इस खित्ते में। दुबई की सबसे बड़ी खासियत उसका सुरक्षित होना है, निवेश का बेहतर माहौल है और सबको काम की बराबरी, आज़ादी का हक है। दुबई ने अपने आप को मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया या एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतर समृद्धि वाले देश के राज्य के तौर पे, शहर के तौर पर विकसित किया है। दुबई एक डेवलप्ड सिटी है। बहनों भाइयों, दुबई के बारे में क्या कहना, तकरीबन $200 बिलियन का कारोबार का इकलौता ऐसा शहर है, एक शहर है। और इस शहर की सबसे बड़ी खूबी इसका डाइवर्सिफिकेशन होना है। दुबई कोई तेल आधारित अर्थव्यवस्था का शहर नहीं है। दुबई दुनिया का टूरिज्म का हब है। दुबई दुनिया भर के एविएशन कनेक्टिविटी का हब है, जहां से 92 मिलियन पैसेंजर्स का आवागमन होता है दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में। एक ही शहर है, एक ही हवाई अड्डा है जो 7 कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ता है, दुबई। दुनिया में सर्विस इंडस्ट्री का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, एजुकेशन का हब है दुबई। और दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है जबल अली, दुबई में। बहनों भाइयों, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है दुबई। न्यूयॉर्क और सिंगापुर के बाद दुबई का ही नंबर है। शायद यही दुबई की खासियत उसे दूसरों में अपने लिए मुसीबत भी पैदा करती। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया, 1 घंटे के भीतर ईरान ने अमेरिका या इजराइल पर नहीं, दुबई पर गोलाबारी शुरू कर दी। दुबई पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहे ड्रोन के जरिए हमले शुरू कर दिए, जो लगातार आज 17 तारीख है जब हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, आज भी हमलों की चपेट में, हमलों की जद में है दुबई। दुबई में डर दहशत का माहौल है। दुबई ड्राई हो चुका है। दुबई का कारोबार लगभग ठप पड़ा हुआ है। दुबई का हवाई अड्डा ठप पड़ा हुआ है। दुबई का बंदरगाह ठप पड़ा हुआ है। दुबई की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। और अगर दुबई की अर्थव्यवस्था बहनों भाइयों ठप पड़ेगी तो उसका प्रभाव सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात या दुबई में ही नहीं, दुनिया भर में उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दुबई एक ग्लोबल हब है, ग्लोबल सप्लाई चेन का, एविएशन का, फिनांस का, बैंकिंग सिस्टम का, सर्विसेज का। और भारतीयों का पैसा यहीं लगा है दुबई में। आपको पता है दुबई में तकरीबन 28% प्रॉपर्टी मार्केट इंडियंस के कंट्रोल में, या तो वो बेचते हैं, खरीदते हैं, या उनकी है। तो दुबई की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा संचालन भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीयों की होती है। हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिसका दुबई से कोई कनेक्शन है, या तो काम करता है, या रोजगार करता है, या उसके साथी रिश्तेदार रहते हैं, या फिर उसका इन्वेस्टमेंट है, या उसका व्यापार है। एक फ्री ट्रेड जोन है दुबई। दुनिया में दुबई की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन ईरान ने जिस कदर उसके ऊपर हमला कर रखा है,
उसने दुबई के बारे में जो प्रचलित मान्यताएं थीं उसको झंझोड़ कर रख दिया है। मतलब दुबई पर भी हमला हो सकता है, दुबई के एयरपोर्ट को ठप किया जा सकता है, दुबई के बंदरगाह को ठप किया जा सकता है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ठप किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है कि सिटी बैंक ने मिडिल ईस्ट की दुबई की अपनी सारी ब्रांचेस बंद कर दी हैं, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि जो भी अमेरिका से जुड़े हुए या उनके आसपास के उनके दोस्तों के बैंक होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सबको निशाना बनाएंगे। और लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। कल तो दुबई एयरपोर्ट का फ्यूल टैंक ही उड़ा दिया गया, रात भर आग लगी रही। दुबई ने अपने लोगों को थोड़ा डरवा भी रखा है कि अगर किसी ने वीडियो जारी किया, किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया, किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा तो 2 लाख दिरहम का फाइन, ठीक, तकरीबन 80 लाख, मतलब कितना हुआ, 40 लाख, 50 लाख के लगभग, उतना तो फाइन और जेल अलग से। 19 इंडियन जेल में हैं इस समय जो वीडियो बना रहे थे। तो दुबई ने हर संभव कोशिश की दुनिया को ये बताने के एवरीथिंग नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, बट मैं आपको बता रहा हूँ दुबई में नॉर्मलसी नहीं है। दुबई की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से, दुबई की सभी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं और 18 दिन से वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, सब ठप पड़ा हुआ है। लोगों में डर का माहौल है, हर कोई अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि रॉकेट किसी को नहीं पहचानता, मिसाइल किसी को नहीं पहचानती। लेकिन दुबई की या यूएई की इस बात की तारीफ भी करनी चाहिए कि ईरान के प्रतिदिन के औसतन 15 से 20 बैलिस्टिक मिसाइलें और तकरीबन 200 से 250 ड्रोन्स के जरिए अटैक यूएई पे आते हैं। और बहनों भाइयों 95% अटैक को यूएई इंटरसेप्ट करके गिरा देता है, लेकिन फिर भी 4-5% तो गिरता ही, जो गिरता है तो ये हश्र होता है। तो ईरान का सारा मकसद है कि दुबई को हिला डालो, दुबई पर अटैक करो, इससे दुनिया भर में एक फियर डेवलप होगा, दुनिया भर की व्यवस्थाएं हिलेंगी, दुनिया भर का एविएशन मार्केट, एनर्जी मार्केट सब हिल जाएगा। इसीलिए ये हमला है। भारत के लिए भी बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि हमारे लोगों को पैसा लगा है और हमारे लोग वहाँ फंसे भी हैं। दूसरा, हमें ना गैस मिल पा रही है, ना ईंधन। किसी तरह 2 टैंकर निकल के आए हैं, तीसरे का भी कोई नाम लेवा नहीं है, क्योंकि आज भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से एक भी टैंकर नहीं गुजरा। तो अब ये जो 2 आए हैं, 2-3-4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो हैं, इसके बाद क्या होगा? तो मुसीबत बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट। हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप देखिए अभी सामने बम गिरा है, वहां देखिए बम गिर गया, पूरा बम गिर गया है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे भी एक बम गिर गया है। तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं, पूरा ट्रैफिक बंद है। सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर अलार्म बजाया जा रहा है मोबाइल पे, जिससे आप अलर्ट रहें, रूम में रहें, कांच के पास में ना रहे, अंदर रहे। You all know I put out on the social media as well how I was, and hopefully I was safe and came back home safely. But I think it's definitely very stressful. But at the end of the day, after staying like 3 days in Dubai, I thought, at most like priority is life comes first, and that's how I've decided to come back. And I've seen it with my eyes, and it was horrible. Like it was pretty bad. क्षेत्रीय युद्ध में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ईरान के लिए टारगेट है, जिसपे प्रेशर बनाया जाए। यूएई पश्चिमी देशों की तरफ उनका झुकाव है और यूएई के इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो रणनीति होगी, टारगेट किया जाएगा तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर किया जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सैयद आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एसएम अशरफ जाने माने स्कॉलर, संजीव श्रीवास्तव फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक विदेश मामलों के जानकार और सीनियर जर्नलिस्ट, कमर आगा जी हमारे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही प्रख्यात डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट और हमारे साथ हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। वकार साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है कि ईरान दुबई को क्यों बर्बाद करना चाहता है, या उस पर हमले क्यों कर रहा है? नहीं सर, सवाल ही गलत है। दुबई को ईरान बर्बाद नहीं कर रहा है, दुबई को बर्बाद कर रहा है इजराइल और अमेरिका। और ये बात दुबई की समझ में आ गई है सर, भले ही आपकी समझ में ना आई हो।
आपने बड़ी रिसर्च की, थोड़ी सी रिसर्च मैं भी करके आया था। ये जो झंडा है इजराइल का, इस झंडे को देखिए कभी, इसमें एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है और बीच में एक सितारा है। इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल प्लान है उसके हिसाब से जो रिवर है, नील नदी से लेकर और यूफ्रेटस तक जो कुछ है सब उनका, यानी नहर फरात से और नील नदी तक जो कुछ है सब उनका। इजराइल जो ग्रेटर इजराइल बना रहा है अपना, उसमें वो मानता क्या क्या है अपने को, कि वो कहता है कि हम सब जगह हैं, पूरा इजराइल है ये। उसमें सर मिस्र है, जॉर्डन है, लेबनान है, लीबिया है, सीरिया है, गजा है, वेस्ट बैंक है, इराक है, ईरान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और सऊदी अरब का भी बहुत सा हिस्सा है। और अगर 2-3 नाम लेना भूल गया हूं तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आप बढ़ा दीजिएगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, ईरान पूरे गल्फ पे कब्जा करना नहीं चाहता। पहली बात तो साफ कर लीजिए। खामनेई साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हम पड़ोसी देश पे कब्जा कर लेंगे या इस पे कब्जा कर लेंगे या सऊदी अरब पे कब्जा कर लेंगे या तुर्की पे कब्जा कर लेंगे। मैं नाम इसमें लेना भूल गया था, तुर्की भी उसी में है, नील से और यूफ्रेटस के बीच में तुर्की भी है, वो भी गाजा का हिस्सा है और वो बन चुका है। जो ग्रेटर इजराइल एक्चुअल में है, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूं आप लोग गौर से सुनिए। ग्रेटर इजराइल सर बन चुका है। ये जितने नाम मैंने लिए हैं, ईरान को छोड़कर इन सब के शासक, आपने सभी मुस्लिम देशों को ग्रेटर इजराइल का पार्ट बता दिया। जवाब दे रहा हूं सर, अरब देशों को भी सर जवाब दे रहा हूं आपसे। सीरिया जो है, अभी वो आखिर में लड़ रहा था बशर अल असद, और आखिर में आईएस का जो चीफ तो आतंकवादी था अहमद अल शारा, उसको भी प्रेसिडेंट बना दिया वहां। लीबिया पे अमेरिका का आदमी, सीरिया पे अमेरिका का आदमी, तुर्की इजराइल का आदमी, अमेरिका का आदमी, अर्दोगान साहब। ये अरब वाले अहमद सलमान साहब भी हैं, खुले में हैं। किसके? मोहम्मद बिन सलमान साहब भी सीधा सा उनका भी रिलेशन इजराइल से और अमेरिका से है। कतर वाले? वो भी सर, कतर तो 1990 में अमेरिका के पास आ गया था। इराक पे जो पहला हमला हुआ है वो कतर से हुआ था। दुनिया में 2 पेंटागन है, एक पेंटागन वाशिंगटन में है, दूसरा पेंटागन कतर में है। जितने भी मुल्कों का नाम मैंने लिया है, इन सब के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जो भी बादशाह हैं, वो सब इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग सोच पर रहे हैं, आप अब तक ये बात जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ईरान ने दुबई पर क्यों हमला किया। जवाब दे तो रहा हूं सर। जितने भी लोग सोच रहे हैं ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, बनने वाला नहीं, बन चुका है सर, हैं? बन चुका है। क्या शेख लोग सब सरेंडर कर दिए? सब सरेंडर है सर। दुबई की अभी आपने एक बात की सर, दुबई की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है लगभग 39-40 लाख। जो ओरिजिन एमिराती हैं दुबई में, वो हैं 4 लाख। दुबई 4 लाख की आबादी है। पेट्रोल उसके पास है नहीं, डीजल उसके पास है नहीं, गैस उसके पास है नहीं। उसके बाद भी इस वक्त मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हब है वो फाइनेंस, इकोनॉमी, एनर्जी, जॉब्स, बैंकिंग। किसका पैसा है? सर आपने भी कहा कि इंडियंस 28% हैं, लेकिन सर हम लोग जॉब में वहां ज्यादा हैं। हम प्रॉपर्टी मार्केट की बात की, मैंने सबकी नहीं, हम लोग जो 28% हैं, हम जॉब कर रहे हैं, वहां से हम कमा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो दुबई में और यूएई में है, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिकन का है और यहूदियों का है। इसीलिए ईरान मार रहा है। सर आप उसको बेस दे रहे हैं। आप यहाँ से रासल खेमा से उड़कर ईरान पे मिसाइल जा रही है, दुबई आप अपना बेस दे रहे हैं, उनके फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, वहां पर फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, वहां से लोड करते हैं, मिसाइल लेके चलते हैं, मारते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सर एक छोटी सी बात है, भी कुछ भी बहुत सी चीजें बाकी हैं, सेकंड राउंड में कह लीजिए। हाँ नहीं सर, बहुत बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ आपसे। ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना है, ये एक रोथस्चाइल्ड फैमिली थी, उसने देखा था और थियोडोर हल्जर को खड़ा किया गया था और लिकुड पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी। बात दुबई की हो रही थी, आप कहाँ चले गए? सर जो सच्चाई, लड़ाई जिस बात की वो बोल रहा हूं। थैंक यू सर। मैं कमर आगा साहब को इनवाइट करता हूं इस पर चर्चा में। आगा साहब बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान वार का क्या स्टेटस है, ये कितना लंबा खींचेगी। दूसरा, ये जो पर्शियन गल्फ में अरेबियन कंट्रीज़ के साथ जो कुछ भी ईरान कर रहा है, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र दुबई का करना चाहता हूँ,
इसने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को या ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री को, एविएशन मार्केट को कितना प्रभावित किया है? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अर्थव्यवस्था को। देखिए, ईरान के जो ऑब्जेक्टिव हैं इस वॉर में, बेसिक इसका जो वो है कि अपने को डिफेंड करना, ये वॉर ऑफ रेसिस्टेंस वो कहते हैं अपने को, उसके ऊपर अटैक किया गया है अपने बचने के लिए। उसका कहना ये है कि वो पहली बात तो ये कि वार का विस्तार कर देगा पूरे क्षेत्र में, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है या इजरायली इंटरेस्ट है, उनको वो टारगेट करेंगे। अब उसके बाद हुआ ये कि इजरायली अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन बेसेस जो हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं, यूएई में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, ओमान में हैं और जॉर्डन में हैं, तमाम इन सभी देशों में हैं, इजिप्ट में हैं, उसके अलावा और भी हैं, समुंदर में हैं, चारों तरफ वो फैले हुए हैं। उसने लगातार इन बेसिस को काफ़ी हद तक इनफेक्टिव कर दिया है, इतना तोड़ दिया है। जंग होते ही ये बेसिस अरबों ने बनवाए थे उनसे, उनका काम ये था कि वो कभी भी अगर इन देशों पे अटैक होगा तो अमेरिकन उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। रक्षा सुरक्षा का काम अमेरिका को ठेके पे दे रखा है इन सभी देशों ने, आज से नहीं, ये बहुत पहले से। और इसके बदले में ये देश जीतते हैं, ये सस्ता तेल उनको देते थे अमेरिका को। पर अब तो और तेल इतना भीषण अटैक अरब देशों पे हो गया, अमेरिका इनको कहाँ बचा पाया सर? यही तो प्रॉब्लम आ गई। ये देश भी नाराज़ है अमेरिका से, और फिर उसके बाद ईरान इन पे लगातार अटैक कर रहा है। जैसा अभी बताया वकार साहब ने, सब जगह बेसेस हैं, इन्हीं बेसेस से ये छुप के वहाँ से अटैक होता है। जब अटैक होता है तो उसका जवाब में देते हैं। ईरान की पॉलिसी ये, अगर तुम हमारे ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करोगे तो वो इजराइल के और अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं, अमेरिकन कंपनी के वहाँ पे जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हिट करेगा। अमेरिकन इन्हीं ने, इजराइल ने ईरानी बैंकों पे अटैक किया। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिकन बैंक सर, लेकिन मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि अकेले दुबई का क्या कसूर है? दुबई पर ही अटैक क्यों कर रहा है ईरान? 90% अटैक यूएई में दुबई पर हो रहे हैं। सारी कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी, यूएई जो है और बहरीन, ये दो देश ऐसे हैं, और तीसरा कतर, ये तीन देश ऐसे हैं जहाँ पे अमेरिका के सब बहुत बड़े बड़े बेसेस हैं। सऊदी अरेबिया में भी एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट एयरफोर्स बेस है, जहाँ से सद्दाम इराक के ऊपर अटैक हुआ था और पूरी लड़ाई वहाँ से लड़ी थी। दूसरा बहरीन जो है वो सेंट्रल कमांड का नेवल हेडक्वार्टर है। कतर जो है वो सेंट्रल कमांड का एयर हेडक्वार्टर है। और फिर उसके बाद दुबई में उनका बहुत बड़ा बेस है। दुबई के अंदर मुसाद के भी बहुत बड़े अड्डे हैं और आईएस और क्या कहते हैं, CIA के बहुत बड़े ठिकाने हैं। दुबई के अंदर इन लोगों के सारे बैंकिंग सिस्टम, जैसे अभी वकार साहब ने बताया, वहाँ पे उनके सारे इन्वेस्टमेंट वहीं पे उन्हीं से होता है, वहीं से होता है। तो वो उन चीज़ों को बार बार टारगेट कर रहे हैं। ईरान बहुत पहले से कर रहा था। मैं इसके पक्ष में नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि दुबई बर्बाद हो या दुबई कुछ हो। दुबई ने अपने इतने दुश्मन खड़े कर लिए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। यमन की बर्बादी में दुबई नहीं बल्कि यूएई का बहुत बड़ा हाल था। दुबई से ज़्यादा यूएई। दुबई ने एक बेमिसाल तरक्की हासिल की, इस कारण लोगों में जलन की भावना है आसपास के देशों में, इस कारण दुबई को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, अरे ईरान उनसे बड़ा सेंटर बन सकता है, इसलिए कि उसके पास जितना तेल, जितना गैस, जितना सोना, जितना यूरेनियम, जितना कॉपर, इतना किसी के पास नहीं है सिवाय सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया उससे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इनके पास पढ़े लिखे इतने ज़्यादा लोग हैं ईरान के पास कि उसको किसी बाहर की कोई ज़रूरत नहीं। उसके सारे प्रोग्राम इंडिजिनस हैं, लोकली मेड हैं जी। और ये बहुत पुरानी लड़ाई है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। एक बार जब रिवोल्यूशन जब से आया, लगातार ईरान को ये लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन साहब ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और 8 साल जंग चली थी। 1 मिलियन लोग मरे थे, मरने वाले ज़्यादातर अधिकतर ईरानी थे। और उस जंग का फाइनेंस जो था वो दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, ये देश। और आप इस बात से सहमत हैं कि दुबई पर हमला बड़ा कारण पूरी ग्लोबल मार्केट को हिलाने के लिए पर्याप्त है?
पूरा पूरा जब तक अमेरिकन, ईरान का कहना, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं ईरान का बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ईरान का सर। मानना ये कि जब तक के अमेरिका की और यूरोप की इकनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा, ये वहाँ से Thank ये you, sir. जंग बंद नहीं होगी। बहुत तो शुक्रिया, इसलिए सर। वो तेल के यातायात और इन सब चीज़ों को लगातार हिट कर रहे हैं। मैं रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, दुबई में भारत की बहुत बड़ी स्टेक है, चाहे हमारे लोग हों या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, और दुबई इस वक्त ईरान के सबसे बड़े टारगेट पे है। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत की सरकार कोई एफर्ट कर रही है ताकि इस युद्ध को रोका जा सके या दुबई की बर्बादी को बचाया जा सके? देखिए, भारत का रुख यही है कि दुनिया में शांति हो, युद्ध कहीं भी होगा उसका नुकसान होगा, और नुकसान दुनिया में युद्ध में लड़ने वाले देशों को तो होगा ही होगा, उसकी जो अपरोक्ष रूप से उसके जो परिणाम हैं वो दुनिया के सारे देशों में कुछ ना कुछ उसका अंश पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ईरान का आक्रमण दुबई पर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सबसे नियरेस्ट कंट्री है, जो दुबई एकदम पास में है, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, और वहाँ पर अमेरिका का बेस भी है। तो अमेरिका के आक्रमण के बाद सबसे पहले मुझे लगता है कि जो अगर वो प्रत्युत्तर देना चाहता है ईरान, तो इसीलिए उसके सबसे ज़्यादा टारगेट में यही दुबई है। इसका ये एक बेसिक रीज़न हो सकता है। दुबई दुश्मन तो है नहीं, 18 दिन से मार खा रहा है पर एक भी जवाब नहीं दिया है। देखिए, यही तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे कहा जा रहा है कि ईरान पर आक्रमण क्यों हुआ, तो उसके पीछे कुछ आ रहा है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका यह था कि जल्दी से जल्दी आक्रमण हो जाना चाहिए। इंटरनल पॉलिटिक्स इसमें बहुत इन्वॉल्व है, उसके बीच में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान हो, भारतीय हितों की रक्षा हो, और वहाँ भी भारतीय हैं वे तो शकुशल दुबई वालों वापस को आएं। जो इंडियंस के इन्वेस्टमेंट है, जानमाल है, उसका बचाव कौन करेगा? भारत सरकार को करना चाहिए। निश्चित हम तो आपसे इजाजत लेके वहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं, हम मतलब इंडियंस, मेरा तो नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से वहाँ के जो भारतीय हैं उनको लाने की बात हो रही है, वहाँ के भारतीयों के हित सुरक्षित रहे उसके लिए भी काम हो रहा है। दरअसल कूटनीतिक आधार पर विदेश नीति में कुछ जो पर्दे के पीछे चलता रहता है वो बहुत सार्वजनिक नहीं होता है, लेकिन देश की नहीं, पर आप सरकार चुप्पी साध के सरकार हमारी बैठी हुई है, इतना सब कुछ हो रहा है, ये कौन बोलेगा भाई? नहीं हम इस पूरे रीजन के, इस खित्ते की हम भी बड़ी पावर हैं, हमारे लोग इतना इन्वेस्टमेंट, हम तो शांत बैठे हुए हैं। नहीं, शांत नहीं बैठे हुए हैं। देखिए, शांत बताओ तीसरा टैंकर कब आएगा? शांत बैठ नहीं, वो लाइन में है, और मुझको लगता है कि जल्दी ही उसका समाधान मिलेगा। जब ये 2 टैंकर आने वाले थे तो इसकी कोई जानकारी थी क्या किसी के पास? अरे बिल्कुल थी, लोग बताया तो- गया था लोग कि 2 तो- टैंकर छोड़े ईरान ने। नहीं, लोग तो ये कह रहे थे कि भारत का झंडा लगाकर और ये जो टैंकर हैं वो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि युद्ध के समय में जब अफवाहों का बाजार गर्म होता है, सरकारें गंभीरता से काम करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस पर गंभीरता तो से दुबई काम को हो रही लेकर है। कंसर्न है आप लोग? निश्चित रूप से दुबई में भारतीयों के हित सुरक्षित रहें, इस युद्ध में भारतीयों के हित सुरक्षित रहे, भारत के हित सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकार बहुत प्रतिबद्धता शुक्रिया के आधार पर काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इसका जल्दी ही कोई ना कोई शांतिपूर्ण समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। मैं अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ईरान वार ने तो अपना इम्पैक्ट सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच नहीं बल्कि पूरे रीजन में दे दिया, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा जो सबसे बड़ा ग्लोबल सेंटर है दुबई, वहाँ की तो हालात ख़राब कर रखे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ग्लोबल सप्लाई चेन रुकेगी, ऑयल की सप्लाई रुकेगी, ग्लोबल बैंकिंग फिनेंशियल सिस्टम रुकेंगे, तो फ़र्क सिर्फ दुबई पे नहीं पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, दुनिया पर भी पड़ेगा। ये तो पड़ ही रहा है पिछले 12 वर्षों से। ऐसा हमारे देश का नेतृत्व है कि जिसे सिर्फ अपना चुनाव लड़ना है, पावर और पैसे के लिए काम करना है। जिसे कुछ कहा जाए, कोई भी कहता है, राहुल जी ने जितने बार उन्हें सुझाव दिया हिंदुस्तान विपक्ष के नेता के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते, कि ये चीज़ें होने वाली हैं, घटित हो रही हैं, इस पर उनका मजाक उड़ाते रहे। कभी आपने मोदी जी को देश के लिए चिंता करते किसी भाजपाई को देखा, चुनाव लड़ने के अलावा या पैसे कमाने के अलावा किसी और बात में? सबको पता था कि युद्ध होने वाला है। पहले ईरान हमारा दोस्त था, ईरान के साथ सारे हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे। अमेरिका ने गुंडी दवाई, पता नहीं कौन सी फाइल लिए पड़ा है, एस्टीन फाइल बुलाता है। ईरान से दूर हटो, रूस के पास गए। रूस पुराना मित्र, वो हमको कितनी सुविधाएं देता था, ईरान कितनी सुविधा देता था, हमें इंडियन करेंसी में तेल देता था, वो पैसे भी हमारे यहाँ जमा कर रखा था, बहुत सी चीज़ें देता था। हम उसको रुपए के बदले में अनाज से भी अब तेल ले लेते थे। रूस के पास गए, अमेरिका ने उसे गुंडी दवा दी। देखिए, अमेरिका जो है पूरे देश में
अपनी हुकूमत या अपना यस मैन अंगूठा छाप आदमी चाहता है। और 3 देश थे जो अमेरिका के लिए अंगूठा छाप नहीं थे, एक भारत, एक रूस, एक चीन। 10 साल पहले भारत को भी उसने अपना अंगूठा छाप बना लिया। अब प्रधानमंत्री कहने को हैं ये बस यहाँ के सुख सुविधा लें, अपना और चुनाव लड़े, जीते, मस्ती में रहें। आपकी पार्टी क्या चाहती है सर? पार्टी सब जो है, बाकी सब अमेरिका तय करता है, मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है। आपकी और आपने पार्टी देख क्या लिया चाहती है? हमारी पार्टी ये शांति तो व्यवस्था कैसे कायम हो? अरे काम भाई, धंधा शांत सुचारू रूप व्यवस्था से चले। 2-3 महीने पहले पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट के कैंपस में बोला राहुल जी कि ये दिन आ रहे हैं। आप कुछ करोगे नहीं, कुछ भी आ जाए तो थाली बजा लो, मोमबत्ती जला लो, मोबाइल का डाल लो, ये कर लो, वो ऐसे विदेश नहीं चलती। इंडक्शन से खाना बना लो। अरे तो गैस से बना लो ना। दुनिया में तो बताया जा रहा है, दुनिया में तो बताया जा रहा है। आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी की टेक्नोलॉजी का आइंस्टीन से मुकाबला हो रहा है। पूरे दुनिया में लोग नाले में पाइप लेकर के गैस लेके उतर गए हैं। हमारे यहाँ तो ज़रूरत क्या है विदेश से गैस मंगाने की? इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं तो यहीं पे है। तो ये दुबई को कैसे सेव किया जाए सर? बड़ी परेशानी है वहाँ। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका जितने इस ईरान के इर्द गिर्द जितने देश हैं, अब तो इंडिया भी हो गया, सब हैं। ये गिनना शुरू कर लीजिए ना। जब बांग्लादेश हो, इंडिया हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, लाइन से गिनते जाइए, सब अमेरिका के मुहर मार रहे हैं, डाक खाने वाला वही हाल है। तो जो अमेरिका का मदद प्रत्यक्ष परोक्ष सामरिक आर्थिक नागरिक किसी भी रूप में अमेरिका और इजराइल का कर रहा है, ईरान उनको टारगेट कर रहा है। इन 8-9 देशों में 50,000 दुबई पर टारगेट सही है। अरे भाई क्यों सही है? दुबई किसी से लड़ थोड़ी रहा है, लड़ नहीं रहा है। वहाँ पे इन लोगों के खिलाफ स्ट्रेटजी बन रही है। वहाँ पे अमेरिका की सैन्य टुकड़ियाँ हैं, वहाँ पे ये अमेरिका के तमाम सामरिक रिसर्चों में, सामरिक उद्योगों में उसकी हिस्सेदारी है। इसलिए, और दूसरी बात, जब इन लोगों ने, एक सेकंड, और जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बैंकों पे हमला किया तो उसी दिन उसने कह दिया कि मैं फिर अब इस अगल बगल के देशों में अमेरिका के एक भी बैंक को नहीं छोड़ूंगा। और उसी दिन से डर के मारे अमेरिकन तमाम 3-4 तरह के जो बैंक हैं वहाँ ताला लगा के लोग बंद किए पड़े हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सैयद मकसूद अशरफ को आमंत्रित करता हूं। अशरफ साहब, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए कि खाड़ी देशों पर अटैक करके ईरान क्या साबित करना चाहता है और दुबई उसके निशाने पर क्यों है? बिल्कुल सही, बहुत स्पेसिफिक सवाल आपका है दुबई के लिए, और बड़े बड़े दानिश्वर इंटेलेक्चुअल आपने बुला रखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सही प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिला। इसकी बेसिक वजह है अब्राहम अकॉर्ड। जब अब्राहम अकॉर्ड 15 सितंबर 2020 को इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में हुआ था वाशिंगटन के अंदर, तो उस दिन ये तय हुआ कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमको आपस में रखने हैं, बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, हेल्थ है। उसमें ठीक ठाक इजराइल और अमेरिका के इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर। तो अब जब इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पे अब इसराइल को एंट्री दे, 26 वर्षों के बाद ये रिलेशनशिप आपस में डेवलप हुई थी इन मुल्कों के बीच, तो दुबई इस वक्त वो सेंटर पॉइंट बन गया था जो इसराइल का अड्डा हो गया था। वो अमेरिका को तो है, ये बेसिस हैं। आपने गौर नहीं किया कि दुबई ये ईरान और कहीं क्यों नहीं मार रहा है? ये बहरीन और यूएई क्यों निशाना है? कतर को भी मारा, दोहा को ना, कतर को भी सिंबॉलिक शुरू में थी। आप गौर करिए, बहरीन और यूएई तबाही के कगार पे है। वजह उसमें 3 ही मुल्क थे, बहरीन, यूएई और इजराइल। जो पहला अकॉर्ड हुआ था, मोरक्को और सूडान बाद में शामिल हुआ, और ये 2 कंट्री जैसे इनका कोई लेना देना इसी बार में नहीं है। तो उसकी मुख्य वजह यही है। अब वो इसलिए मार रहा है कि ठीक है, जब अमेरिका दुबई से क्या खतरा है ईरान को भाई? खतरा नहीं, आप तो एक व्यापारिक शहर है। वो कहना यह है कि आप इसराइल को, जो हमारा दुश्मन शुरू से रहा है, जिसने तमाम तबाही बचा रखी, फिलिस्तीन गाजा को बर्बाद कर रखा, उसके साथ आपने अकॉर्ड करके समझौता किया और उसको अपने यहाँ पनाह दे रहे हो। आप तमाम लोगों को उनके अड्डे आपने इकट्ठा कर दिए। सऊदीया में जो हुआ था वो ईरान ने नहीं किया, ये बता दूं आपको। सऊदीया में दुबई लड़ने के लिए नहीं जाना जाता है, लड़ने की बात ही नहीं है। दुबई बिजनेस, दुबई मींस बिजनेस। नहीं, इजराइल को क्यों आपने जबरदस्ती उसको वार में लड़ाई यह है कि इजराइल को आपने अपने नजदीक क्यों किया और क्यों वहां बेसिस किया? आप समझे थे तमाम इंटरसेप्टर हम लगवा लेंगे, वहां तो सबके पैसे लगे हैं, यूके का, चाइना का, किसी के लगे हो ना लगे हो, रसिया का, टारगेट कौन हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट नहीं, का, टारगेट कौन हो रहा है? यूरोपियन का, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, अमेज़न, यही तो टारगेट हो रहा है। अच्छा, हवाई अड्डे क्यों टारगेट किए? वो किसका है? नहीं, हवाई अड्डे क्या वो टारगेट? तो अमीरातीज का है, उनको तो हमला किया। हवाई अड्डे क्या, जब ऑलरेडी फ्लाइट से वहां बंद है, अब अड्डे टारगेट आपके होंगे, होटल टारगेट, फ्यूल टैंक उड़ा रहे हैं, होटल उड़ा रहे हैं। जब अमेरिका से उनके लोग जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उड़ा दिया पूरा, वापस जा रहे हैं सर। होटल से कौन लोग रहे हैं? जहां अटैक हो रहा है वहां वही अमेरिकन हैं, वही इजरायली वहां मौजूद हैं,
वो उन्हीं को निशानदेही अरे कर कोई रहा है। शहर ठप कर दोगे, ये कौन सी बात हुई? नेचुरल सी बात है, जब तुम हमको मजबूर करोगे, तुम्हारे यहां से बेस बनेगा, तुम हम पे अटैक करोगे, तो नेचुरल सी बात ऐसा होगा। क्यों आपने वहां पे छूट दे रखी थी इनको? आप अपना बिजनेस करते कारोबार 2020 में भाई ऐसी अमेरिका ने सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि पर्शियन गल्फ में या अरबियन कंट्रीज में अपने बेस बनाए। अरे भाई 2000 जापान से लेके, सुन लीजिए सर, जापान से लेके कनाडा तक अमेरिका के बेस हैं। कहां नहीं है? नहीं, ठीक किस कॉन्टिनेंट में बात अमेरिका कनाडा का के बेस बेस की है ही नहीं। आप बताओ, आपने मैं आपको गिना दूंगा अमेरिका के कितने बात बेस आ हैं। रही है 2020 अब का। दुबई में बना लिया तो नहीं, मतलब नहीं, उस पे अटैक कर आपने दोगे। उस पे गौर ही नहीं कर रहे, उस पे, उस बारीकी पे। अब्राहम अकॉर्ड की जरूरत पड़ी क्यों? चलिए मुझे बताइए, वो क्या चीज थी? वो उसको बड़ी तो क्या अब्राहम अकॉर्ड बिल्कुल कारण है? बिल्कुल यही मुख्य कारण है कि तुम उसके मतलब इजराइल के बहुत बड़े सहयोगी हो। मुझे तो लगता है कि दुबई की या यूएई की तरक्की से ईरान को तरक्की जलन से है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जलन नहीं होती बहुत तरक्की तो पाकिस्तान पर अटैक नहीं, क्यों नहीं, नहीं बहुत किया? तरक्की। पाकिस्तान पे भी दो आप चार ये मिसाइल देखिए मारता सऊदीया पे क्यों नहीं कर रहा है ईरान? कर रहा है, रियाद ना, पे उड़ा ना, दिया। वो भी मुसाद ने किया था। अरामको की उड़ा नहीं, दी नहीं, जो। वो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो भी मुसाद ने किया अरे था आप रिफाइनरी के कैसी ऊपर। बात कर रहे हैं? वो रिफाइनरी मुसाद ने किया Thank था, you, बता sir. दूं मैं आपको। मैं वो भी गलत आपके पास किसी भी information है। हालत में दुबई पर हमले को justify दुबई में नहीं इसलिए किया। हो रहा है कि वो बता रहा है कि बहुत तुम्हारा शुक्रिया। इजराइल और अमेरिका के साथ जो तुम्हारा सहयोग है डॉक्टर उसको सुनील हम नष्ट कौशिक, कर बहुत देंगे। शुक्रिया सर। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वही बेसिक सवाल आपसे, वाई दुबई? क्यों दुबई को बर्बाद करने पर ये लोग आमादा हैं? सर आपने आवाज म्यूट कर रखी है, प्लीज ऑन करें सर। देखो ब्रजेश जी, सब Yes, लोग please. जानते हैं जी। कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का वो बिजनेस का हब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े उद्योगपतियों का वहां पैसा लगा है। इस वजह से कि निश्चित तौर से यदि विश्व का ध्यान आकर्षित कराना है तो ऐसी जगह हमला करना चाहिए जहां के हर देश का बड़ा उद्योगपति का पैसा वहां लगा हुआ है, तो निश्चित तौर से हलचल होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो अभी साहब बोल रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, है क्या आखिर में? वो आपकी समझ में नहीं समझौता आया। सर है एक का सेकंड शब्द? सर प्लीज, नहीं, मैं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, हाँ, बीच में संयम नहीं विकसित करें सर। अब्राहम अकॉर्ड्स का समझौता क्या था? बताइए। 26 साल लगे उसको समझौते की टेबल पे आने के लिए। 13 अगस्त 2020 को तय हुआ, मसौदा तैयार हुआ और सितंबर 2020 में जाकर के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। क्या है उसमें? उसमें अमेरिका की मध्यस्थता के कारण इजराइल और 4 अरब देश, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, सूडान बाद में हुए। तो उस समझौते में यदि आप जाएंगे और पढ़ेंगे तो व्यापारिक समझौता है। आप कहें क्वाड क्या है? क्वाड कैसे बन गया? G20 कैसे बन गया? G7 कैसे बन गया? ये जब अंतरराष्ट्रीय एक्चुअली अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि आपने से, इजराइल को मान्यता दे दी। बिल्कुल। एक्चुअली बात उसका Yes, जो मसला ये है, यही है। बिल्कुल यही इजराइल है, को मान्यता यही, देती। बस ठीक है। और दूसरा तसल्ली से, ब्रजेश जी, बातचीत से सब निपट दूसरा जाएगा। ब्रजेश जी, अब्राहम नाम क्यों आया निकल के भाई? इस पे भी तो चर्चा होगी। पैगंबर अब्राहम। तो निश्चित तौर से इसको मान के चलिए कि जो व्यवस्थाएं अमेरिका वहां से डील नहीं कर पा रहा था या उसके हिसाब से चीजें नहीं चल पा रही थी, उसने इजराइल को आगे करके और 4 मुस्लिम जो देश थे, यूएई, बहरीन और सूडान और मोरक्को, आगे जाकर के उन्होंने समझौते अच्छा, की दुबई टेबल पे पर लाके इस खड़ा कर अटैक दिया। से व्यवस्थाएं कितनी प्रभावित हुई और संदेश क्या गया? ये बिल्कुल ब्रजेश जी बिल्कुल प्रभावित हुई। और जैसे आपने भी कहा, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो लगभग इस बात का प्रेशर अपनी अपनी सरकारों पर होना चाहिए और हो भी रहा है। क्या जो पैसा वहां इन्वेस्ट किया था, जहां करोड़ों डॉलर हमारे देश का पैसा भी है और तमाम देशों का पैसा है, तो क्या वो अर्थव्यवस्था चरमराएगी? तो निश्चित तौर से हर देश पे फर्क बिल्कुल पड़ेगा। सर, हम पर फर्क और पड़ा। जब हर देश पे मिलियन डॉलर रेमिटेंस आता है सर, हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है, वो सब बंद पड़ा हुआ है। नुकसान तो सबको है सर। मैं संजीव श्रीवास्तव जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया संजीव भाई, हमारे साथ इतने सब्र के साथ आप जुड़े हुए हैं। सबकी बात सुनने के बाद आपके पास आ रहा हूं सर। मुझे बताइए कि इस पूरे रीजन में ये जो वॉर छिड़ी हुई है, इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? और कूटनीतिक रूप से इस मामले को निपटाने के बजाय मैं देख रहा हूं कि ये तो वार फैलती ही जा रही है। अब आप दुबई देखें, पिछले 2 दिनों से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। देखिए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में मुझे फिर से बुलाने के लिए। लेकिन इस सारी जो संकट का जो मुख्य केंद्र है, जो उसका मूल कारण है, वो अब्राहम अकॉर्ड्स में ही छुपा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर अशरफ साहब ने कही। लेकिन जो अब्राहम अकॉर्ड्स को भी हमें अच्छी तरीके से समझना होगा।
अब्राहम एकॉर्ड्स की जो मूल भावना है वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस, यानी सभ्यताओं के बीच में संवाद को कराने की प्रक्रिया के तहत ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक जो डायलॉग शुरू हुआ था, जिसको कि हमने एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहते थे, पीस प्रोसेस कहते थे, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस कहते थे, वो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस को कराने के तहत ये अब्राहम एकॉर्ड्स के इनिशिएटिव लिए गए थे। और उसकी वजह से जो ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच के जो संबंध हैं वो लगातार सुधर रहे थे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जो यूएई और बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रहा था। लेकिन जाहिर है कि न तो ईरान को और न ही उसके जो टेरर प्रॉक्सी हमास को ये बात पसंद आ रही थी। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस इस धरती पर सभी सभ्यताओं को रहने का समान हक है, चाहे वो मुस्लिम सभ्यता हो, चाहे वो ज्यूस हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो कोई भी अन्य फेथ को मानने वाले लोग हो, सभी के लिए एक स्थान है। सभी के लिए नियति ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक स्थान निश्चित किया है और उसको उस स्थान को सर, पाने मेरा का एक बड़ा हक है। बेसिक प्रश्न है इस डिबेट में आज की, व्हाई दुबई? दुबई मैं जिद पे अड़ गया हूं ये जानने के लिए, व्हाई दुबई? जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही पूरे मानवता के हित में है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो विचारधारा है, जाहिर है कि एक शैतानी सोच में मानता हूं इसको, और सभ्यताओं के बीच में टकराव से पूरी मानवता का विनाश हो सकता है। नाभिकीय हथियारों की जखीरों पर बैठी हुई दुनिया कभी भी समाप्त हो सकती है यदि हम इस तरीके की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में सोचेंगे। उसको हमें त्यागना होगा और एक डायलॉग डिप्लोमेसी के रास्ते पे आना होगा। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस बात को कहा और मैं भी स्वयं इस बात को मानता हूं कि भारत की जो एडवोकेसी है और भारत के सरकार का जो रुख है वो डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन पे है और उसी के ऊपर आज का नया भारत बल दे रहा है और हमारे सभी के साथ अच्छे संबंध है। और एक संकट के समय में भी जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के, एक बात मैं बस कंप्लीट कर लूं, और इजराइल के संसद में पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड्स की बातें कही, ये बड़ा अच्छा संदेश था। दुबई को टारगेट करने के पीछे जाहिर है कि जो ईरान की जो वर्तमान समय की जो इस्लामिक रिजीम है, अब वो जाहिर है कि कॉस्ट इम्पोज करना चाहती है अमेरिका पर, और अमेरिका के लिए दुबई का जो महत्व है सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। और दुबई अगर खतरे में आता है तो इससे अमेरिका भी प्रभावित हो सकता है। वीरेन जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। बताइए, ये दुबई को ही क्यों टारगेट किए हुए ईरान, और दुबई को टारगेट करने की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन हो, एविएशन हब हो, या दुनिया भर की फिनेंशियल बैंकिंग मार्केट हो, या और भी उद्योग धंधे दुनिया भर के प्रभावित हो रहे हैं, तो दुबई को ही क्यों चुन लिया ईरान ने? उनके पास तो और भी विकल्प थे। अगर लड़ना है अमेरिका से लड़ो, इजराइल से लड़ो, बेचारे दुबई ने क्या किया है? देखिए, दो लाइन में बात समझिएगा कि इस पेड़ से नफरत किसी को कुछ न थी, ये पेड़ तो सिर्फ बीच में आने से कट गया। तो बस बात इतनी है। बहुत ऊंची बात कही। तो ये बीच में पेड़ फंसा था। 10 मिनट के 20 स्पीच और वीरेन जी की एक लाइन बराबर है, तो इसलिए इसको काटना मजबूरी है, बीच में कटेगा। देखिए ब्रजेश जी, ये एक धर्म युद्ध की तरह ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है और भारत और दुनिया का मुसलमान ये मानता है कि इस धर्म युद्ध में अगर दुबई नष्ट हो जाता है, यूएई चला जाता है तो चला जाए, लेकिन अमेरिका को सबक सिखा के मानेंगे। बस बात इतनी सी है। भले वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस दुनिया का मुसलमान इस बात की परवाह नहीं करता है कि दुबई बचेगा या नष्ट हो जाएगा या उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। उसको ईरान की चिंता है और ईरान के लिए शिया और सुन्नी दोनों एक हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरा मैं जवाब दूंगा दुबई पर हमले का। कहाँ एक है? अच्छा बताइए मुझे। मैंने देखा है कि कोई शिया इस बार ईद नहीं मना रहा है, सुन्नी बढ़ चढ़ कर ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मार्केट में जाएं, ईद हो गई क्या? आने वाली है। क्या बात होती है? अच्छा, आप बीच में क्यों बोल रहे हो सर? बीरेन जी से नंबर बोलिए। बीरेन जी, ईद तो देखिए हर सुन्नी बेताब है ईद मनाने को। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो ठीक है सुन्नी मनाएंगे, शिया नहीं मनाएंगे, इस बात की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन इस मुद्दे पर एक है ईरान वाले पर, और एक इसका तीसरा अर्थ आप सीधे समझिए। अपने यहाँ गाँव में कहा जाता है, मैं उसको आज फिर दोहरा रहा हूँ
कि दो साढ़ों की लड़ाई में झाड़ियों का नाश। तो ये दो साढ़ जो लड़ रहे हैं, ये यूएई और दुबई, ये सब झाड़ी हैं, इनका नाश होना तय है। अरे इतना बड़ा ग्लोबल हब है, आप झाड़ी बता रहे हो। देखिए, सबके पैसे लगे हैं दुबई में। वो तो उत्तर प्रदेश के तमाम अफसरों के पैसे लगे हैं, बिल्डरों के भी पैसे ये लगे तो आप हैं। पोल खोलने लगे सबकी। इनकी भी बहुत तकलीफें हैं कि दुबई अगर जो दुनिया का सबसे सुरक्षित डेस्टिनेशन माना जाता है, वहां पर अमीरों के रहने की सबसे सुरक्षित शरणगाह है, अगर वहां पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, पैसा लगा के जो लोग रहते हैं, वो तो लोग डरे ही हैं। ब्रजेश जी, अपने यहाँ कहा जाता है कि राक्षसवा की जान तोते में थी। तो ईरान को ये बात पता लग गई कि तोता कहाँ बैठा है, तो वो रोज तोता के 2 पखना नोच दे रहा है और उससे राक्षस छटपटाने लग रहा है। बस बात इतनी सी है, रोज नोच रहा है, रोज नोच रहा है। तो ईरान खुद मिट रहा है, लेकिन वो दुबई को, इजराइल को मिटाकर मानेगा। इस लड़ाई से अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई तीसरा पक्ष परेशान है तो दुबई ही है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। दुबई हवाई अड्डा बंद है, रोज हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जो मिडिल ईस्ट का फाइनेंस सेंटर है वो समाप्त हो गया है, वो डरा हुआ है जी। पूरी दुनिया के लोग जहां न्यू ईयर मनाने जाते थे, इन्वेस्ट करने जाते थे, फिल्म उद्योग जहां से हमारे यहाँ फिल्म फेयर मनाने दुबई जाता है, कोई नहीं जा रहा है। सब दुबई का सारा पर्यटन नष्ट हो रहा है और दुबई इसीलिए मार खाकर भी चुप है। वीरेंद्र जी, आप थोड़ा सा वक्त का अभाव है, थोड़ा सा आपको अर्ली समअप करना पड़ेगा। देखिए, दुबई हमलों की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, स्थिति उससे ज्यादा भयावह है, उसको छुपाया जा रहा है। अंग्रेज भाग चुका है वहां से और अब वह दुबई बस खाली यूएई इज्जत बचाए हुए है। और भारत में इस बात को लोग जानते हैं कि जो पनाहगाह सुरक्षित थी वो वहां से लोग अब जा रहे हैं, वहां कुछ बचा नहीं है। जी जी वीरेंद्र जी, तो कंक्लूड करें। इसलिए आज ज्यादा वक्त नहीं है, तो 4 लाइनें सुनाऊंगा, आप सुनिएगा कि युद्ध कब जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस समाज में हम आप रहते हैं, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आपको, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सीधे मुंह कुत्ता चाट लेता है। तो ईरान तो अब सीधा नहीं रहेगा ना। मुर्दों की सभा में जिंदा होना युद्ध है और रेंगने वालों में परिंदा होना युद्ध है और प्रवाह के विपरीत जाना युद्ध है और हार कर भी जीत जाना युद्ध है और अहंकार में समर्पण युद्ध है और भ्रम में दर्पण युद्ध है। मातृभूमि माँ है और माँ के लिए बलिदान युद्ध है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस डिबेट का शुरू कर रहे हैं और बहुत सीमित समय में सबसे आग्रह करूंगा कि अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। वकार साहब, ऐसे आरोप हैं कि ईरान डर और दहशत फैलाने के मकसद से दुबई पर अटैक कर रहा है। सबसे पहले तो माजरत, आपको इस डिबेट का टाइम 2 घंटा रखना था। 2 घंटे? दूसरी बात सर, बहुत बड़ी बात, आप दुबई से मोहब्बत, अमेरिका से मोहब्बत, इजराइल से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं और ईरान से आपको नफरत क्यों है? देश सवाल पूछ रहा है सर। ईरान ने कभी हिंदुस्तान पे आतंकवादी हमला नहीं किया, कभी आतंकवादी नहीं भेजे, सस्ता डीजल पेट्रोल गैस दिया आपको, बुरे वक्त का साथी है। ट्रम्प ने तो हमारे प्रधानमंत्री को डांट लगाई, कहता खड़े हो जाओ, फिर कहता हम इनका कैरियर खत्म कर देंगे, फिर कहता रूस से तेल मत लेना, ईरान से तेल मत लेना, और उसके बाद आप ट्रम्प जी की जय जयकार कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कमाल के लोग हैं सर भारत के। नहीं सर, दुबई डायरेक्टली युद्ध में कहां इन्वॉल्व है सर? कमाल नहीं, मैं 18 दिन से मार खा रहा है पर एक बार भी बेचारे। सर आप ईरान के विरोध में क्यों हैं, मैं पूछ रहा हूं। क्यों अटैक कर रहे हो भाई? दूसरी बात सुनिए सर, वेनेजुएला के पीएम को आप, राष्ट्रपति को आप उठा लाए। अब क्यूबा है अगला। नहीं, गुंडे हैं आप। बताइए, आप हमारे पीएम को डराएंगे? आप हमारे पीएम पे आप लगाएंगे, आप सैंक्शन लगाएंगे?
और उसके बाद भी हमारे देश के लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। आपको पता है ईरान में पूरे गल्फ में अकेला एक ईरान ऐसा है जो टक्कर ले रहा है, और अमेरिका चाहता है कि ईरान की सत्ता बदल दी जाए, एक बहुत बहादुर ताकतवर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जिसको डांट दे तो वो बैठ जाए। अरब देशों के पास इतने वेपन है, इतने युद्ध की सामग्री है ना कि पलट कर अगर एक बार भी अटैक कर दिया तो ईरान के दांत खट्टे हो जाएंगे। नहीं सर, ये युद्ध लेकिन ये सब्र है अरब देशों का सुनिए, कि 18 दिन से मार खा के बेचारों ने एक भी मिसाइल का जवाब अरे नहीं सुनिए सर, ये युद्ध आपके लिए नया नया होगा, हमारे इतिहास में और हमारे इस्लाम की किताबों में लिखा है। ये ईरान पर कब्जा नहीं कर सकते। वहां पे एक जगह है मशद, और खुरासान की राजधानी है वो। ये हमारे इस्लाम के इतिहास में दर्ज है, हमारे पैगंबर की हदीस में दर्ज है। ये तो ये अरब देश भी तो मुस्लिम देश है, उनको इस इस्लाम की नहीं समझ। ये जो इस्लाम तो निकला वहां से है। बात तो सुनिए, मैं आपको ज्यादा समझ है और उनको नहीं समझ है। एक मिनट सर, 1.5 लाख फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने के बाद आप बहुत विस्तृत इतिहास में चले गए। इतना टाइम नहीं मैं है। एक आदमी का टाइम ले रहा हूं, किसी का। किसका? 1.5 लाख कोई टाइम नहीं देगा अपना। 1.5 लाख फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने के बाद, ईरान के स्कूल पर बम मार के बच्चियों को कत्ल करने के बाद शांति की अपील करेंगे। आप एक काम करते हैं कि आपसे इस बारे में एक विस्तृत बात नहीं, शांति की अपील बहुत करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। मैं कमर आगा साहब को इस परिचय सर हम ईरान के साथ थे। जो कुलदीप आपके जो सीओ साहब कह रहे थे ना कि ईरान चले जाओ, हम ईरान का अगर समर्थन कर दो हम ईरान चले जाएं। बहुत और शुक्रिया। तुम अगर इजराइल का समर्थन कर रहे हो तो तुम इजराइल क्यों नहीं जाओगे? बहुत शुक्रिया। मैं कमर आगा साहब को आमंत्रित करता हूं। आगा साहब, क्या एक दबाव बनाने के लिए के मकसद से दुबई पर अटैक किया जा रहा है या अरब देशों पे किया जा रहा है, या फिर ईरान ने इसकी रणनीति बहुत पहले से बनाई हुई थी? क्योंकि जैसे उस पर हमला हुआ विद इन 1 आवर उसने अरब देशों पर अटैक कर दिया। और सिर्फ बेस ही नहीं, सिविलियन इलाकों में भी किया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया, ऑयल रिफाइनरीज पर भी किया। इसका मतलब ईरान का अभियान पहले से था। बिल्कुल आपने सही कहा। ईरान बार बार कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम अमेरिका से लड़ने वाशिंगटन नहीं जाएंगे, हम उसके जो बेसेस हैं यानी मिलिट्री बेसेस और उसके इकोनॉमिक अड्डे जितने भी हैं हम उसको टारगेट बनाएंगे। और उसके फ़ौरन बाद उसने उनको टारगेट बनाना शुरू किया। उसकी दो उसकी स्ट्रेटजी हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रेशर बनना चाहिए यूरोप और अमेरिका के ऊपर ताकि वो जंग लड़े, तो वो तभी बन पाएगा जब उनके ऊपर तेल की सप्लाई बंद होगी। तेल के दाम 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होता है, अगर वो नहीं आएगा तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी और उसके बाद ही फिर कुछ हो पाएगा। और उसके चलते हुए आज जो यूरोप नहीं बोल रहा है अमेरिका के साथ मिलके, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो भी परेशान है। उनकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा, उनको गैस की, उनको जो ऑयल और गैस की सप्लाई हो रही थी वो रशिया से पहले होती थी, सस्ता मिलता था, वो पाइपलाइन तो बची नहीं। अब वो सर लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लाइव कमेंट्स आ रहे हैं बंद हुई कि आगा साहब से पूछिए कि ये वार कब तक चलेगी। एक सेकेंड, ये वार का कुछ पता नहीं है। वार प्रेसिडेंट ट्रम्प एक ऐसा ढूंढ रहे हैं कि कोई एक ऐसा उनको मिल जाए ओकेजन जिसमें वो बंद कर सकें, इसलिए कि वो उन्होंने यूरोप से गुहार लगाई। अभी मैं डिबेट पे आ रहा था तो उनके नेशनल वो इंतजार में काउंटर टेररिज्म एजेंसी के डायरेक्टर ने, जो सबसे खास थे ट्रंप के, उन्होंने ट्रंप पर ही आरोप लगाते हुए कि ईरान अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं था, ये हमला गलत है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी ट्रंप नहीं, वही नहीं, पेंटागन ने मना किया कि आप मत जाइए, यानी उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जनरल केन ने मना किया कि आप मत जाइए, आप फंस जाइएगा ईरान के अंदर। ईरान इराक नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान वो नहीं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आप अरब देशों की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, इन अरब देशों के पास आर्मी नहीं है, लड़ने वाली फोर्स नहीं है, ये वेपन ज़रूर ख़रीदते हैं। इनका एक एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, ऑयल फॉर सिक्योरिटी। अरे ये क्या दिवाली के लिए रखे हैं सर? ये किस दिन के लिए रखे हैं? उसी 18 दिन से मार खा रहे हैं, एक भी जवाब नहीं। अरे भाई जवाब तो दो। सुनिए तो बात, एक नहीं, उनके पास नहीं है सेना। अमेरिका को ठेका दिया था लड़ने के लिए, अमेरिका के फौजी भाग गए वहां से छोड़ के, उनके पास क्षमता नहीं है। उनको डर लगता था कि अगर हम
जी नहीं, उनको ये डर लगता था कि अगर हम सेना बनाएंगे तो सेना जो है कू करके स्वयं सत्ता ले लेगी, इसलिए नहीं बनाया था। चौकीदार छोटे रखा मुल्क था हैं, और चौकीदार कट population लिया। कम है, सिर्फ सऊदी अरेबिया बहुत के पास शुक्रिया पड़ी। तो जी संजय चौधरी। तो इनका सिक्योरिटी और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ईरान का खुद इस दुबई के अंदर कम से कम 300-400 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जो सबसे ज्यादा सामान वहीं से बहुत आता है शुक्रिया सर, ईरान के बहुत अंदर। बहुत धन्यवाद सर। आप से थोड़ा लगे सा हुए वक्त हैं। का अभाव। मैं संजय चौधरी जी, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। दुनिया भर में ये जो जंग लगातार बढ़ती जा रही है, दायरा बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि आज पाकिस्तान ने बीती रात काबुल पर अटैक कर दिया, एक अस्पताल में 400 लोग मारे गए। पूरे रीजन में तनाव फैल रहा है, युद्ध हमारे पड़ोस तक आ गया। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार इस पूरे दुनिया के युद्ध में भारत और भारतीयों के हितों की प्रतिबद्धता के लिए खड़ी है। लगातार संवाद हो रहा है। संवाद के माध्यम से भारतीयों के हितों की जो उसके लिए हित के लिए आवश्यक है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और सरकार देश के अंदर भारत के नागरिक इनके लिए अच्छे साबित हुए। ईरान कह रहा है कि भारत के नागरिकों की वजह से हमने जहाज छोड़े। लेट हिम कंप्लीट। नहीं, वही किसी भी देश के लिए पहली प्रतिबद्धता ये है कि उसके देश के नागरिक वे सुरक्षित रहें। आना चाहते हैं तो वो आए, लगातार आ रहे हैं, और जो उसकी आवश्यकताएं हैं, देश के नागरिकों की आवश्यकताएं हैं, उनकी प्रतिपूर्ति हो। और इसी के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। किसी भी चीज की अगर अभाव है तो वो अभाव ना हो, सप्लाई चेन बेहतर बनी रहे, इसीलिए सरकार पूरी तरह। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये युद्ध भारत के पड़ोस तक आ गया। अब देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अरब देश, ईरान, इजराइल, अमेरिका, यूक्रेन, रसिया का ऑलरेडी चल रहा है। ताइवान, चीन का तनाव ऑलरेडी चरम पर है। युद्ध तो हमारे घर तक आ गया है सर, क्या करना चाहिए? देखिए, साहब को फ़ोन करना चाहिए। यूक्रेन युद्ध में उन्होंने फ़ोन किया था, खुद रुका था युद्ध। तो हमारे प्रधानमंत्री जी अगर फ़ोन करें, बात करें तो सब किया था ईरान के राष्ट्रपति को कॉल? नहीं, युद्ध रोकने के लिए, युद्ध रोकने के लिए ईरान पे तो हमला किया गया है। ईरान ने तो युद्ध शुरू नहीं किया, तो दोस्त हम। ईरान ने पे तो हमला किया गया, ईरान ने तो युद्ध शुरू नहीं किया। तो जिन लोगों ने युद्ध किया वो जब फ़ोन करें तो इतना क्षमता तो है। ये बताते हैं यहाँ पे लोग कि उनके एक फ़ोन से युद्ध रुक जाता है। तो एक बार प्रयास करके इसमें भी देखना चाहिए। आप सुझाव दे रहे हो कि तंज कस रहे हो? ये तंज क्या? अरे भाई, ये अच्छा, अगर उन्हीं की बात हम रिपीट करें तो तंज है। आप ही लोग चलाते हो कि मोदी जी ने फ़ोन कर दिया तो ये रुक गया, वो रुक गया, ये रुक गया। हम वही तो कह रहे हैं। तो तब आप लोग मजाक कर रहे थे क्या? ये तो तंज कस रहे हो आज आप। नहीं, तब आप मजाक कर रहे थे जब आप ही तो बता रहे थे। भाई देखिए, हमें यही दुख होता है कि हम भारत जैसे सशक्त राष्ट्र के इतने कमजोर प्रधानमंत्री वो भारत की शक्ति को पहचाने। एक भारत की आवाज होती थी। आप चाहते हो कि भारत इंटरवीन करे और रुकवाने में पहल करे? पहले तो पर्सनालिटी तो लानी पड़ेगी। पहले आप ही कह रहे हो विश्व गुरु हैं। हाँ, तो विश्व गुरु वो कहते हैं, विश्व नहीं कहता है, वो स्वयंभू विश्व गुरु हैं। अब आप चाहते हो कि इंटरवीन भी करें? फिर वही भाई जी, अरे भाई आप जो अमेरिका से तो पहले पिंड छुड़ावें, उससे तो कहें कि हाँ नहीं ये गलत है। कम से कम अपनी एक ताकत दिखाएं कि हम जिनविन हैं, जस्ट हैं और किसी तरफ झुके हुए नहीं है। ये गलत कर रहे हो आप। खाड़ी देशों पर हमला करके ईरान को हासिल किया। आज की डिबेट से मुझे लगा जितना दुख आप प्रकट कर रहे हैं कि यूएई पे लेके, क्यों नहीं इसराइल पे डिबेट कर लिया? हमारे लोगों को आपने इसराइल पे क्यों नहीं कर लिया? 31,000 बिल्डिंगें इसराइल में तबाह हुई हैं, 4,000 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हमारा इजराइल में ज्यादा नहीं है पैसा। आप ईरान की हमारे लोग हैं। आप देखो यूपी का हर आदमी ये मानना है कि मजबूरन मार रहा है दुबई के अंदर, डेलिबरेटली मार रहा है। मैंने बता दिया यूपी के लोग हैं, उनके पैसे लगे हैं। 31,000 क्यों वहां की रिपोर्ट हमारे यूपी के लोग फंसे हैं। आपको अंदाजा है कि इसराइल में तबाही देख रहा हो दुबई का, हम सब आपके साथ हैं। इसराइल में अंदाजा है कितनी तबाही हुई? आपके साथ हम हैं। इसराइल में अंदाजा तबाही कितनी हुई सर? नहीं अंदाजा आपको? इसराइल का अंदाजा है? और इसराइल में आज लोग आपके हिंदुस्तान के नहीं फंसे, नहीं वहां ज्यादा फंसे दुबई में। बोलो भाई, दुबई की आप बात कर रहे हैं, दुबई में पैसा लगा है हमारा। पैसा आप सभी का लगा होगा, जाहिर सी बात आपका भी लगा होगा। आपको कितना लगा? अरे हमारा कहाँ लगा? लगा होता तो संजय चौधरी। पैसे की नहीं बात ये है, मैंने बता दिया कि वो छोड़ते हैं हमको। वो सिंबॉलिक तौर पर बता रहा है तुम्हारे एलाइज को हम मारेंगे। मेजर टारगेट उसका आज भी इसराइल है। 31,000 बिल्डिंग्स तबाह हो चुका है इसराइल।
अरे हमारे लाखों लोग यूएई में रहते हैं भैया, नेचुरल होगा। आपको महीने उसने का पहले पैसा बॉम्ब भेजते किया था। हैं, ये तो अमेरिका उनके पैसे ये आते तो हैं, उनको सोचना चाहिए कि अमेरिका मेहनत को का रेमिटेंस अपने आता है डिफेंस बहुत। की जिम्मेदारी अमेरिका अब मैं को उनके क्यों हक दी? की बात कर रहा हूं तो आप लोग को बुरा लग रहा है। अपने डिफेंस की जिम्मेदारी जितने अमेरिका लोग भी को अरब दी। देशों में हैं और ये डिबेट देख रहे हो, आप जान जाओ कि आपका अमेरिका को विरोधी अपने कौन है, डिफेंस की आपको जिम्मेदारी मुसीबत में क्यों डाल दी रहे हैं ये यूएई लोग। ने? ये तो मैं यूएई आपके को साथ सोचना हूं। है, इजराइल से क्यों पैक्ट किया, ये तो उसको सोचना था। जी कौशिक साहब, आप इतनी मुझे गंभीरता से मोदी जी को इसमें विचार करके कुछ करना चाहिए, जितनी ओके गंभीरता से कौशिक आप साहब आप चिंता कर रहे बताओ, हैं, मोदी अच्छा चिंता नहीं बताओ कर रहे आप हैं। अरब देशों से हम पे पैसे आते हैं कि नहीं आते? रेमिटेंस का हो, बिजनेस का हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, व्यापार का हो, बैंकिंग चैनल से हो, फिनेंशियल हो, आता है कि नहीं आता पैसा? तो चिंता क्यों ना करें? नहीं देखो, ये सबको तो- बड़ी ये तकलीफ है तो कि साहब ये- आप अरब देश में भारतीयों की चिंता कर, हमारे इजराइल भाई की हैं भी कर लीजिए सब, चिंता। हमारे भाई हैं, वहां रह रहे बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। है। ओके कौशिक साहब 20 सेकंड परदेश सर ही। प्लीज। ये तो सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये जो भी कुछ हो रहा है, टारगेट कर रहा है ईरान, तो क्या निश्चित तौर से अपने बल पर कर रहा है क्या? सैटेलाइट के माध्यम से सटीक जानकारी देना कोई हिस्सेदार नहीं है उनके साथ क्या? चाइना रसिया उसका सपोर्ट नहीं कर रहे क्या? अमेरिका नहीं, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट और नहीं कर दूसरी रहा। एक और ये भी बात, तकलीफ दूसरी है आपको। कोई भी कुछ भी सर, कहे, सबको कोई अपनी भी बात कुछ भी करें, कहे, बोल इसी के बीच में नहीं अमेरिकी बोलिए। मिलिट्री अमेरिका के मिलिट्री बेस खत्म कर देगा ईरान, और चाइना और रसिया पीछे से सहयोग करेंगे, तो आगे जाके या हम अगले 10 साल बाद की बात करेंगे तो कौन सशक्त होगा? ईरान सशक्त होगा या चाइना और रसिया सशक्त होंगे? ऑपरेशन सिंधु ये बताने की में तो आवश्यकता वो है। भी पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर रहा था चाइना। अरे चीन को तो हम दूसरी- मजबूत कर रहे हैं सर, सारा उनका इन्वेस्टमेंट अरे हमने सब सब खोल बातें दिया। मत करिए, विदेश मंत्री खोल जाके दिया। चीन से मीटिंग थैंक करेंगे यू सर। और आप एक बताएंगे सेकंड क्या सर, वैसा यार हो रहा थोड़ा है। सा टाइट है टाइम, मैं फिर किसी दिन कौशिक ये साहब सब को और बात टाइम करने का दूंगा। क्या मतलब है? संजीव श्रीवास्तव जी, क्यों लड़े? आप मुझे मजबूत बताओ देश है। सर, अब अरब आपको इसमें देशों भी में दुख हो रहा है कि लाखों सैटेलाइट से भारतीय रहते इन्फॉर्मेशन हैं जो है सर। रशिया दे रहा है उसको। हमारे लाखों करोड़ों डॉलर्स वहां से सर आते हैं, मिलियन डॉलर्स भारत को आते हैं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्या सर? चिंता करिए साहब, कौन मना रुक करता जाओ है? सर, आप कुछ नहीं, मैं हमारे भाई बहन वहां साहब, फंसे हुए हैं सर, गरीब लोग हैं बेचारे, उनका क्या करें? जिन पर पैसा हो तो चार्टर करके चले वो आएंगे। क्या करें? हमारे लाखों भारतीय लोग फंसे, हमारे यूपी के ही बहुत लोग फंसे हैं। एक- मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, दर्द होता है, प्रधानमंत्री जी को इसमें दुख होता है अरे भाई इसमें दुख होता है। नहीं, आप आप लोग को कोई दुखी नहीं कुछ है? नहीं हो रहा है। हम लोग देखिए, को दुख हो रहा है, देखिए, प्रधानमंत्री को अरे हमसे क्यों लड़ रहे हो? चाहिए, हमसे क्यों लड़ रहे हो? रास्ता निकालना चाहिए। जो लोग देख रहे हो इनको पहचान लो भैया कि कौन आपका विरोधी भाग है। जाएंगे, शांति हो जाएगी। आप लोग समझ लो आपका विरोधी हम कौन आपके है। साथ मैं हैं, तो लेकिन आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री जी हम लोग ये के लोग साथ किसके हैं, साथ है देख सब लो। ठीक हो जाएगा सब। ओके संजू भाई गो अहेड, संजू भाई बोल रहे हाँ, देखिए ब्रिजेश जी, दुबई ये लड़ रहे हैं हमसे अगर फालतू में। हाँ जी, आप दुबई प्रधानमंत्री हाँ सर रुक जाओ सर, संजू भाई देखिए, जरा मुझे अरे रुक जाओ सर, बोलने उनकी दीजिए, बारी साहब, है। उड्डयन अरे रुक जाओ सर, जिम्मेदारी है। अरे संजू भाई को बोलने दो, बोलने संजू दीजिए। भाई बोलो आप प्लीज। हाँ संजू भाई गो अहेड। देखिए दुबई भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है, और दुबई अगर वो डिस्टर्ब होता है तो जाहिर है कि पूरी विश्व उससे प्रभावित होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र है उन्होंने बड़े संयम के साथ काम लिया है। वो युद्ध लड़ सकते हैं। यमन में सऊदी अरबिया ने, यूएई ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, और मैं इस बात को मानता हूं कि उनके पास सारी कैपेबिलिटी, जो रिसोर्सेस हैं, कि वो ईरान को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई है। और अब्राहम एकॉर्ड्स की भावना को मैं फिर से कहूंगा समझना होगा। डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस और डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन ही एकमात्र रास्ता है। बहुत शुक्रिया सर, मैं लाया आपका था, बहुत उसने नहीं आभार भेजा प्रकट सर। करता हूं। एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे आप सब ने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए। कृपया संयम बरतिए। हमारे लाखों भाई बहन अरब देशों में हैं, कृपया उनके जान माल की रक्षा सुरक्षा के लिए आप उनका ध्यान रखें और उनके खिलाफ कोई वक्तव्य ना दें। हमें उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बहनों भाइयों, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।